मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब आपके ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं बेटा जी। तो इसमें आपको जो है वो अब सारे का सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो पार्ट 1 का सारा सिलेबस है, तो उसका पहला टेस्ट है ग्रैंड टेस्ट। फिर पार्ट 2 का आपका ग्रैंड टेस्ट होगा और फिर आपके पूरे सिलेबस के 2 ग्रैंड टेस्ट होंगे। तो अब ज़ाहिर है बेटा ये आपका जो सेशन है एमडी कैट का इख्तिताम को पहुंच रहा है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करना है। और मैंने ये एक ख़बर भी देखी थी 15 अक्टूबर शायद ये डेट आ रही है आपके एमडी कैट के टेस्ट की। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। तो आज जो है वो टेस्ट 1 में हम देखते हैं क्या है, द रेशियो ऑफ द नैनोमीटर टू एटोमीटर। नैनोमीटर और एटोमीटर की रेशियो जो है वो सबसे पहले तो जो नैनोमीटर है 1 नैनोमीटर, अगर आप 1 नैनोमीटर तो 1 एटोमीटर ये अगर देखें तो ये 10⁻⁻9 है नैनो, और एटो तो 10⁻18। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो 10⁻9 ये -18 ऊपर जाएगा, ये +18 होगा, और इस तरह से ये 10⁻9 आ जाएगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर जो है वो अल्फ़ा बनता है बेटा। नेक्स्ट है इफ़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज़, ये डेंसिटी की वैल्यू हमें बता दी है 15.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15.7 ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हमने एसआई यूनिट में एक्सप्रेस करना है। तो बेटा एसआई यूनिट के लिए आपने ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। ग्राम जो है वो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10⁻³ किलोग्राम। ग्राम की जगह पे आपने ये लिख लिया। और सेंटी जो है इसको मीटर में चेंज करना है। सेंटी होता है 10⁻², और साथ ये मीटर आ गया। लेकिन इसका क्यूब भी है तो इसका आपको क्यूब भी करना पड़ेगा। तो ये 15.7 × 10⁻³ किलोग्राम एज इट इज़ आ गया। और नीचे हमारे पास ये जब आप 10⁻² का क्यूब लेंगे तो ये 10⁻6 हो जाएगा, और 7 मीटर क्यूब। इसको अब ऊपर लेके जाएंगे तो 15.7 × 10⁻³ है, ये ऊपर जाके +6 हो जाएगा किलोग्राम, और ये पर मीटर क्यूब। ये ऐसा यूनिट बन गया। तो इस तरह से ये 15.7 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15,700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बनेगा। तो इस तरह से ये इसमें जो करेक्ट आंसर बनता है वो हमारा चार्ली बन रहा है बेटा जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर में ये हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, वही एक्सप्रेस किया जा सकता है फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एक्सटेंशन का मीटर है, न्यूटन पर मीटर बन गया। और न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे जो मीटर है ये इस मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें जो है वो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट। बाकियों में ये यूनिट नहीं बनेगा। तो मेन यूनिट आप चेक कर सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। तो करेक्ट आंसर डेल्टा है बेटा। ए स्लेज ऑफ मैस 25 kg इज पुल्ड, यानी एक मैस हमारे पास है 25 kg, उसको पुल किया जा रहा है अक्रॉस अ लेवल ग्राउंड विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो 60 न्यूटन है।
द कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स भी है यहाँ पे, वो कितनी है 20 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो हमने बताना है। आपको पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स के बिल्कुल अपोजिट होगी। तो हमें अगर एक्सेलरेशन को निकालना है तो पहले हमें नेट फोर्स को देखना पड़ेगा बेटा। जो नेट फोर्स होगी वो हमारे पास अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स होगी। ये 60 और ये 20, इस तरह से ये आ जाएगा 40 न्यूटन। ये हमारे पास नेट फोर्स आ गई। और न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है कि नेट फोर्स जो है वो ma के बराबर होती है। और यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं नेट फोर्स ओवर m। नेट फोर्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो यहाँ पे कितनी है 40, और मैस जो है वो हमारे पास 25 है। इसको आप 5 के साथ कैंसिल करेंगे, ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर बनता है बेटा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच डायरेक्शन डज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रोइंग अपवर्ड इन एयर। जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर देते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के मुखालिफ है। अगर मोशन अपवर्ड हो रही है, मोशन ऊपर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगी, नीचे। फ्रिक्शन अपोजिट हो गई, एक तो ये बात हो गई, ये मोशन के अपोजिट एक्ट करती है, तो इसमें अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ठीक हो गया। इसके अलावा आपको पता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है, ग्रेविटेशन भी डाउनवर्ड होती है। तो इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेविटेशन की डायरेक्शन में भी हो गई। तो इसमें फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन भी होगा और इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा अगर बॉडी ऊपर फेंकी जा रही है। अगर नीचे फेंकी जा रही होती तो फिर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मोशन के अपोजिट तो होती, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के भी अपोजिट होती फिर, ठीक है, क्योंकि वो केस और है। तो ये जो केस है अपवर्ड केस, इसमें हमारे पास इसमें बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर बनता है बेटा। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं बेटा, आपको पता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस। जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फर्स्ट इमेज बनाता है, जो रियल होता है इन्वर्टेड होता है और स्लाइटली मैग्नीफाइड होता है। और फिर जो सेकंड इमेज है वो हमारा आई पीस बनाता है। आई पीस जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है, वो एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास काम करता है। तो फर्स्ट इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव जो है इट इज़ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो इसमें अल्फा ऑप्शन बनेगी बेटा। नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप से आप एक तो इमेज नियर पॉइंट पे बना सकते हो और एक आप बना सकते हो इन्फिनिटी पे। अगर आपने नियर पॉइंट पे इमेज बनाना है तो तब तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमारे पास ये वाला इस्तेमाल होता है, नियर पॉइंट पे फाइनल इमेज हो, ठीक है। और अगर फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बन रहा हो तो ये d/f फार्मूला बनेगा, फिर इन्फिनिटी पे इमेज बनता है अगर, ठीक है। ये बातें हमने डिस्कस की हुई हैं। और इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा हो। और अगर आपने नियर पॉइंट पे बनाना है तो फिर ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंथ लेके आते हैं, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमारे इस सवाल के अकॉर्डिंगली जो करेक्ट आंसर बनता है वो अल्फा बनता है बेटा। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ लेंस। बेटा लेंस की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, d/1.22 लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू हमारे पास ये है। और इससे नज़र आ रहा है कि वेवलेंथ शॉर्ट हो और डायमीटर लार्ज हो। वेवलेंथ कम हो और लेंस का डायमीटर ज़्यादा हो
तो तब रिजॉल्विंग पावर जो है वो बेहतर होगी। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो बनती है डिक्रीज वेवलेंथ एंड इंक्रीज डायमीटर। तो करेक्ट आंसर चार्ली बना। नेक्स्ट है इन अ रेडार सिस्टम डिजाइंड इन अकॉर्डेंस विद द डॉपलर इफेक्ट इफ एन एरोप्लेन इज मूविंग अवे फ्रॉम अ रेडार, यानी एरोप्लेन रेडार से अवे जा रहा है और हम उसकी तरफ रेडार से माइक्रोवेव्स को फॉल करते हैं, तो द वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, जो वेव उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, तो उन रिफ्लेक्टेड वेव्स के लिए जो एरोप्लेन होगा वो एक सोर्स का काम करेगा। तो ये एक ऐसा केस बन जाएगा जिसमें सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो जब भी कुछ सोर्स अवे मूव करता है तो वेवलेंथ क्या बनती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव करे तो वेवलेंथ कम होती है। तो इसमें हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड वेव हो उसकी वेवलेंथ जो है वो लार्जर होगी देन द ट्रांसमिटिंग वेव। तो बीटा ऑप्शन करेक्ट आंसर है बेटा। इन एसएचएम मोशन फॉर व्हाट डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है, जब पोटेंशियल एनर्जी 1/4 हो उसकी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, किस डिस्प्लेसमेंट पे ऐसा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 हो। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम जो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और इधर पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो भी हमें पता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होता है। ये मैंने उस कंडीशन को अप्लाई कर दिया जो क्वेश्चन के अंदर बताई गई है, और यहाँ से हम x को निकाल लेंगे। तो ये हाफ हाफ के साथ कैंसिल हो गया, के के साथ कैंसिल हो गया, और इस तरह से ये जो एक्स स्क्वायर है ये हमारे पास एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 4 है, और अगर स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ तो ये आ जाएगा एक्स नॉट ओवर 2। तो किस डिस्प्लेसमेंट पे, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड के बराबर। कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड के बराबर जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारे पास 1/4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी। तो करेक्ट आंसर बेटा बीटा बना। इसके बाद नेक्स्ट है इन अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन विच वन डिक्रीजेज। डैम्प्ड ऑसिलेशन जब होती है तो उसमें एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होता है, और अगर एम्पलीट्यूड कम होता है तो जो एनर्जी है ऑसिलेटर की जो कि हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब एनर्जी भी कम होगी। तो बोथ एम्पलीट्यूड और एनर्जी जो है ये दोनों डिक्रीज होते हैं। तो बेटा करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बन गया, चार्ली। नेक्स्ट है बेटा पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अगर हम देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो इनमें अप्रोप्रिएट आंसर क्या बनता है कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट है द साउंड वेव्स हैविंग फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन बींग्स। यानी 20 हर्ट्ज से बिलो जो फ्रिक्वेंसी वाली साउंड वेव्स होती हैं वो ह्यूमन बींग्स की ऑडिबल रेंज में नहीं आती, और उनको हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इन डॉपलर शिफ्ट द फ्रिक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। डॉपलर शिफ्ट जो है वो डॉपलर शिफ्ट में फ्रिक्वेंसी किस पर डिपेंड नहीं करती। ये फ्रिक्वेंसी से मतलब यहाँ पे चेंज इन फ्रिक्वेंसी होना चाहिए था। डॉपलर शिफ्ट में जो चेंज इन फ्रिक्वेंसी है वो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी कह लें, वो फ्रिक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है वेव की फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है, सोर्स की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगी, और हमारे पास किस पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द लिसनर।
वो डिस्टेंस कुछ भी हो, असल चीज़ तो है कि एक्चुअल फ्रिक्वेंसी क्या है और सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव मोशन क्या है। वो रिलेटिव मोशन डिसाइड करेगी जो है वो बेसिकली फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ये बल्कि फ्रिक्वेंसी ही यहाँ पे बेहतर है। और डॉपलर शिफ्ट की जगह पे बल्कि डॉपलर इफेक्ट आना चाहिए था। खैर इसमें करेक्ट आंसर बीटा है। द डायग्राम शोज द प्रोफाइल ऑफ अ वेव विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स आर इन फेज। कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो इन फेज हैं? तो बेटा इन फेज पॉइंट्स वो होते हैं जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में हो, सेम डिस्प्लेसमेंट में हो, सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन में हो। तो बेटा अगर आप इसमें देखें तो ए और डी ये ऐसे पॉइंट हैं जो सेम डिस्प्लेसमेंट पे हैं और सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, लेकिन ए डी की ऑप्शन है ही नहीं। इसके अलावा भी पॉइंट्स हैं हमारे पास बी और ई, ये भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेम डिस्प्लेसमेंट और सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, तो ये भी इन फेज पॉइंट्स हैं। तो बी और ई इसमें करेक्ट आंसर है बेटा, डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन इज ऑब्जर्व्ड इन। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस किस में ऑब्जर्व की जाती है बेटा? रेडियो वेव्स में। माइक्रोवेव्स में तो बेसिकली थर्मल रेजोनेंस आ जाती है, तो इसमें माइक्रोवेव्स वाली ऑप्शन ठीक नहीं है। रेडियो वेव्स में इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस ऑब्जर्व होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, ठीक है ना, और वो जिसमें एलसी सर्किट होता है। खैर बेटा अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। When a shell explodes in the mid-air, the vector sum of its fragments momentum is, यानी जो पीसीस बनते हैं एक शेल के, उन दोनों के जो मोमेंटम का वेक्टर सम है वो शेल के इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली दैट मोमेंटम वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ फ्रैगमेंट्स विल बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द शेल। तो इसमें डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर बेटा। ए ट्रक वेइंग 2500 kg मूविंग विद द वेलोसिटी, अगर ट्रक की मैस को हम m1 कर लें और m1 के बाद जो है वो हमारे पास ये 2500 kg m1 हो गया, और अच्छा बेटा, तो इसमें वेलोसिटी जो है वो ट्रक की वो उसको v1 कर लेते हैं 21 मीटर पर सेकंड। कोलाइड्स विद स्टेशनरी कार है, उसकी वेलोसिटी को हम v2 कर लें, वो 0 है, और उसकी मैस जो है वो हमारे पास 1000 kg है। ठीक है, अब कोलिजन हो जाती है, ट्रक एंड कार मूव्स टुगेदर, इकट्ठे मूव करती हैं कॉमन वेलोसिटी के साथ। हमें उस कॉमन वेलोसिटी को निकालना है, इसको वी डैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम उसको निकालने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करेंगे। सिस्टम का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और सिस्टम का टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन दोनों मैसेज एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, यानी कार और ट्रक की वेलोसिटी सेम होगी। खैर v2 यहाँ पे 0 होगा तो ये m1 v1 बचेगा, इनमें v डैश कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू v डैश, और यहाँ से v डैश की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो कि हमारे पास होगी m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये इससे जो है वो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये 2500 ट्रक की मैस है, वेलोसिटी 21 है, और दोनों जो है वो एक ट्रक की मैस 2500, कार की मैस 1000 है।
इसको सॉल्व करके आप निकालोगे तो ये 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा बेटा। तो करेक्ट आंसर अल्फा है बेटा। इफ़ r इज इक्वल टू 4h यानी रेंज 4 टाइम्स ऑफ हाइट है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है बेटा। तो हाइट रेंज का फार्मूला यानी पहले हम ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो कंडीशन में हमारे पास रेंज की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, VI² साइन 2 थीटा ओवर जी, और ये 4 आ गया। हाइट की वैल्यू VI² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है, इसमें आप देखें तो ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, VA² के साथ कैंसिल, जी के साथ कैंसिल। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 उधर ले जाओ, अच्छा बेटा। तो इसमें जो है वो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो हमने ठीक पुट कर दिया, 2 VS² साइंस के थीटा ओवर 2g। इसमें हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया यहाँ पे, और ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसमें आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, इधर साइन थीटा आ गया, इसको उधर ले जाओ तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा 1 के बराबर है। किस एंगल के लिए टेन की वैल्यू 1 होती है? 45 डिग्री के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर बेटा 45 डिग्री बनता है। चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए मूविंग बॉडी मे नॉट हैव इम्पल्स। मूविंग बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रही होगी तो वहाँ पे मोमेंटम कांस्टेंट होगा, और अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए तो इम्पल्स जो होती है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो होगा, तो इम्पल्स भी ज़ीरो होगी। तो मूविंग बॉडी जो है वो इम्पल्स रख भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, अगर तो वो एक्सेलरेट हो रही हो, इंस्टेंटेनियसली एक्सेलरेट होती जा रही है, तब तो उसमें इम्पल्स है। लेकिन अगर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो तब उसमें इम्पल्स नहीं होगी। तो मे नॉट हैव, ठीक है, इसमें बीटा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगर पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारे पास और फोर्स XZ प्लेन में हो, तो आपको पता है कि जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिसमें R और F हों। अगर R और F XZ प्लेन में हैं तो इनके परपेंडिकुलर जो एक्सिस बनता है वो Y एक्सिस बनता है। तो टॉर्क विल बी अलोंग द Y एक्सिस, टॉर्क विल बी अलोंग द Y एक्सिस, क्योंकि ये आपको पता है कि टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू R एंड F, या प्लेन ऑफ R एंड F। R और F का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है टॉर्क। तो RF का प्लेन अगर XZ है तो उसके परपेंडिकुलर जो है वो Y एक्सिस बनता है। तो टॉर्क की डायरेक्शन Y एक्सिस के लॉन्ग होगी। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, ए बॉय वेइंग 500 न्यूटन इज सिटिंग ऑन अ सीसा एट 2 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट पॉइंट। ये अगर फर्ज करो एक सीसा बना लेते हैं ये इस तरह से, और इधर 2 मीटर डिस्टेंस पे एक बॉय है जो कि 500 न्यूटन वेट वाला है। ठीक है, और पिवट पॉइंट से ये हमारा पिवट पॉइंट बना लो। और व्हाट शुड बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द अदर साइड, अदर साइड पे कितनी फोर्स लगाए? 4 मीटर अवे, 4 मीटर अवे कितनी फोर्स लगाई जाए कि ये जो सीसा है ये बैलेंस हो जाए? तो ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम आ गई, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई होगी कि बैलेंस का मतलब है कि इस पे नेट टॉर्क जीरो, नेट टॉर्क का जीरो का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड की फोर्स की वजह से टॉर्क देखोगे तो फोर्स तो 500 न्यूटन हो गई और मूवमेंट आर्म 2 हो गया यहाँ पे, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो गया। और क्लॉकवाइज टॉर्क में फोर्स F हो गई और मूवमेंट आर्म 4 हो गया।
तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क मैंने कर दिया। यहाँ से आप आसानी से फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कैंसिल करेंगे, 2 रह जाएगा, 2 इधर लेके आओगे तो 500/2, तो ये आ जाएगा 250 न्यूटन। तो फोर्स हमारे पास 250 न्यूटन बनती है। बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है बेटा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल का अगर हाफ हो, सबसे पहले तो बेटा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, ठीक है ना, उसमें हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है अगर उसको हम लिखना चाहें तो वो फिर उसमें स्पीड वेलोसिटी कौन सी लेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आ गई और कहा जा रहा है कि इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर इनिशियल स्पीड वी आई है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ mv² हो जाएगी। तो ये मैंने वो कंडीशन अप्लाई कर दी जो उसमें लिखी हुई है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो उस वक्त एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताएं, हमें थीटा बताना है, थीटा निकालना है। तो बेटा सबसे पहले तो Vx किसके बराबर होता है, इसमें हाफ हाफ के साथ कैंसिल हो जाएगा, mm के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ज़रा Vx² किसके बराबर आ जाएगा, vi²/2 और Vx जो है वो आपको पता है ये होता है vi cos ऑफ थीटा। ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है। तो Vx की जगह पे हम पुट कर देंगे vi cos ऑफ थीटा, इसका स्क्वायर है, और इधर vi²/2, इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो va² और ये cos² थीटा इज इक्वल टू vi²/2, va² से कैंसिल, और cos² थीटा को अगर स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ तो ये 1/√2 आ जाएगा। किस एंगल के लिए cos की वैल्यू 1/√2 होती है, वो है 45 डिग्री। तो बेटा इसमें करेक्ट आंसर फिर क्या बना, 45 डिग्री। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो व्हेन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज फुलफिल्ड। बेटा जब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल होती है तो उसका मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, और जब टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होता है। तो इसमें हमारे पास बोथ A एंड C, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ A एंड C आ रहेगा। इसमें ये एक मिस्टेक आ गई, इसमें B की जगह पे C लिखना चाहिए था। तो A एंड C इज़ करेक्ट यहाँ पे आना चाहिए बेटा। तो डेल्टा ऑप्शन बनती है वो B लिखा गया, वो A एंड C थी। अच्छा बेटा इसके बाद नेक्स्ट है ये, 2 men रन अपस्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं 10 मीटर अबव द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर हाइट तक जाते हैं। वन रीचेज अर्लियर देन द अदर, एक तेजी के साथ जाता है दूसरे के लिहाज से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बेटा ज़ाहिर है हाइट तो वो एक जैसी कवर की, तो दोनों ने आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बेटा वर्क दोनों ने एक जैसा, फोर्स एक जैसी लगाई और इसके अलावा डिस्टेंस भी एक जैसा कवर किया, तो वर्क तो दोनों का एक जैसा होगा, लेकिन पावर एक जैसी नहीं होगी। एक तेज़ी के साथ उसी काम को कर रहा है और एक स्लो कर रहा है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क किसका ज़्यादा होगा, जो फास्ट जा रहा है। तो इसलिए बोथ मैन हैव इक्वल पावर, ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है कि बोथ मैन हैव अनइक्वल पावर्स। तो इसमें चूंकि इक्वल लिखा है तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। तो एक तो ये हो गई। दूसरा, द मैन हु रीच इज फर्स्ट हैज़ मोर पावर। बेटा जो पहले पहुंचेगा ज़ाहिर है वो उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क ज़्यादा है, उसकी पावर भी ज़्यादा है। तो सी ऑप्शन भी यहाँ पे ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जो है, द मैन हु रीचेस फर्स्ट हैज़ मोर पावर, सॉरी ये ट्रू है। तो बेटा इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बीटा बनेगा, सिर्फ ये डेल्टा नहीं बल्कि बीटा। क्या बनेगा बेटा, बीटा,
कि दोनों की पावर इक्वल नहीं होगी, दोनों की पावर इक्वल नहीं होगी, अनइक्वल पावर है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, बीटा। तो ये डेल्टा जो है ये मैं करेक्ट करवा दूंगा उसमें है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है, ए स्टूडेंट हु वेज 600 न्यूटन रन्स अप स्टेयर्स ऑफ टोटल हाइट 2 मीटर। यानी एक स्टूडेंट है, उसका वेट जो है mg वो हमारे पास कितना है, 600 न्यूटन है, और जो हाइट कवर की जा रही है वो हमारे पास 2 मीटर है। कितने टाइम में, 4 सेकंड में। तो आपने वो जो पावर उसने यूज़ की, पावर को हम लिखना चाहें तो वर्क ओवर टाइम है, और यहाँ पे ऊपर जाने में जो वर्क है वो mgh के बराबर होगा ओवर टाइम। और mg तो आपको पता है कितना है, mg हमारे पास जो है वो 600 है, और h यहाँ पे 2 है, और टाइम यहाँ पे 4 है। ये कैंसिल करेंगे तो ये 300 आ जाएगा। तो बेटा उसने जो पावर एक्सर्ट की वो 300 वाट बनती है बेटा। करेक्ट आंसर अल्फा है। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल एट अ हाइट 20 मीटर। यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई हमारे पास, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो है हमारे पास 100 जूल। किस हाइट पे है ये, 20 मीटर हाइट पे है। What will be its kinetic energy at a height of 15 मीटर above the surface of earth। तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बेसिकली लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। अच्छा बेटा, ये मैंने लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख दिया है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। इसमें हमें अब हाइट तो गिवन है, इनिशियल हाइट भी गिवन है, फाइनल हाइट भी गिवन है, लेकिन mg का नहीं पता। चलो इस mg को भी देख लेते हैं। mg हम ये जो इनिशियल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh1, यहाँ से हम mg भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से mg की वैल्यू क्या होगी, mg होगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ओवर इनिशियल हाइट। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 20 है, हाइट हमारे पास कितनी है, वो इनिशियल पोटेंशियल 100 है, और हाइट कितनी है 20 इनिशियल। तो ये 5 हमारे पास वेट बन रहा है, 5 न्यूटन। तो ये अब अगर mg को बाहर लिख लें तो h1 माइनस h2, तो ये तो 5 आ गया, और ये 20, और ये हमारे पास 15 है। तो ये 5 इंटू 5, तो ये 25 जूल आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास 25 जूल के बराबर होगी, ठीक है बेटा। तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 15 मीटर हाइट पे जो है वो कितनी होगी, 25 जूल। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखें, What happens to the interference pattern produced by a double slit arrangement by doubling the slit spacing। बेटा अगर स्लिट स्पेसिंग को डबल कर दें तो जो फ्रिंज स्पेसिंग होती है जिसका फार्मूला है लैम्डा L ओवर D, तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो स्लिट स्पेसिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्लिट स्पेसिंग को डबल करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग हाफ हो जाएगी। तो इसमें बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट है, द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज फाउंड टू बी प्रोमिनेंट व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट या स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ बड़ी हो और ऑब्स्टेकल साइज छोटा हो, या वेवलेंथ उसके कंपेरेबल हो, ये आपकी बुक की लाइन है। तो इसमें हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है बेटा।
नेक्स्ट है इफ़ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, वेवलेंथ हमारे पास है 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर इज इंसिडेंट ऑन अ ग्रेटिंग दैट हैज अ रूलिंग सेपरेशन, रूलिंग सेपरेशन में ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट हमारे पास 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर है। और सेकेंड ऑर्डर लाइन, सेकेंड ऑर्डर लाइन का n की वैल्यू 2 है, अकर्स एट अ डिफ्रैक्शन एंगल थीटा बताना है। तो बेटा d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, यहाँ से साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा n लैम्डा ओवर d। तो n तो 2 है, लैम्डा की वैल्यू 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 है और d की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 है। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 ऊपर, 5 तो पहले से ऊपर है, 10 पावर माइनस 6 ऊपर लेके जाएंगे, माइनस 7 प्लस 6। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 1, तो ये 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो थीटा की साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ गई हमारे पास। तो थीटा हमारे पास साइन इनवर्स हाफ, किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू हाफ होती है? 30 डिग्री के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर बेटा फिर क्या बनेगा? 30 डिग्री। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इफ वी यूज वाइट लाइट इन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग द इमेज ऑफ द डिफरेंट कलर्स आर मच सेपरेटेड इन हायर ऑर्डर्स, हायर ऑर्डर में सेपरेशन जो है वो बढ़ जाती है अगर हम वाइट लाइट को यूज़ करते हैं। तो जो वेवलेंथ हमारे पास कलर्स होती है, ये आपकी बुक की लाइन है, ये भी आप याद रखें। जब वाइट लाइट यूज़ करेंगे तो हायर ऑर्डर में जो कलर्स के दरमियान सेपरेशन होगी वो बढ़ जाती है। डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। व्हेन अ स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन मोर एंड मोर लूप, जितनी ज़्यादा लूप्स बनती जाएंगी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी और वेवलेंथ कम होती जाएगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी हमारे पास आती है NF1, n नंबर ऑफ लूप्स कह लें, दो लूप्स बढ़ने से फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। और वेवलेंथ का फार्मूला है 2L/n, और n अगर नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा होंगी तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो इसमें अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बेटा। ए बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, द रेशो ऑफ इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन टू द लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है A इज इक्वल टू R अल्फा। तो अगर हम इसमें A उधर ले जाएं, R इधर ले जाएं, तो 1/r इज इक्वल टू अल्फा ओवर A। तो एंगुलर एक्सेलरेशन टू लीनियर एक्सेलरेशन जो रेशो बनती है वो 1/, रेडियस बनती है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर डेल्टा बनता है बेटा। नेक्स्ट है द फोर्स विच कैन डू नो वर्क ऑन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स इज, बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है डज नो वर्क। अगर आप देखें सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, और जबकि वेलोसिटी सर्कल में टेंजेंट के लॉन्ग होती है, और टेंजेंट जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो चूंकि फोर्स रेडियस के लॉन्ग है तो फोर्स भी फिर वेलोसिटी के क्या हो गई? परपेंडिकुलर। और जिधर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होती है। तो इस तरह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 बन गया। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 होता है तो F.D फार्मूले से हमारे पास जो वर्क डन है वो 0 बनता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स डज नो वर्क, इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, ए फुटबॉल इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, द ग्राफ बिटवीन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द टाइम विल बी। बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन डिपेंडेंट है, जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी वैसे ही चेंज होगी। तो पोजीशन का अगर ग्राफ देखें, पोजीशन का टाइम के साथ अगर ग्राफ देखें ना बेटा, तो हमारी बुक में एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ ही होता है, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या लेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ। ये कुछ इस शेप का है, ये यहाँ तक जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक A तक, O से A तक ये अपवर्ड मोशन के दौरान है, और A से B तक जो है ये डाउनवर्ड मोशन के दौरान है। तो हमारे पास चूँकि ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो पोजीशन का जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा, ठीक है ना। A से B तक जो पार्ट है, A से
बी तक जो पार्ट है, इतना पोजीशन का ग्राफ बनता है या डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनता है टाइम के लिहाज से। तो पोजीशन का जैसा ग्राफ वैसा ही पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन डिपेंडेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का ग्राफ भी बिल्कुल इसी तरह का होगा। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर अल्फा बनेगा बेटा। ठीक हो गया बेटा। ये जो ग्राफ मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया, ये आपकी बुक में चैप्टर 3 में जहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला टॉपिक है वहाँ पे ये बना हुआ है। ठीक है ना। ये ऊपर और नीचे दोनों मोशन के लिए पूरा ग्राफ है। तो ओ से ए तक अपवर्ड मोशन के लिए, ए से बी तक डाउनवर्ड मोशन के लिए, और हमें चूंकि डाउनवर्ड मोशन को डिस्कस करना है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का ग्राफ बताना था, और वो मैंने रेफरेंस पोजीशन और पोजीशन टाइम ग्राफ का दिया है। द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। बेटा जो प्रेशर का फार्मूला होता है 2/3 n0 हाफ mv², ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। और जो हमारे पास n0 होता है ये n/v के बराबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। m बाहर अगर लिखना चाहें तो बाहर लिख लें तो ये mn हो जाएगा, और साथ आ जाएगा v², और नीचे जो है वो आप 3v लिख सकते हो। तो इसमें अल्फा ऑप्शन बनती है बेटा, करेक्ट आंसर अल्फा है। रेशियो ऑफ द RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पे जो रूट मीन्स के स्पीड्स की रेशियो है वो बतानी है। सबसे पहले तो टेम्परेचर की एक्सप्रेशन देखते हैं, 2/3 के हाफ mv²। इसमें बेटा 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3kT और m इधर ले आओ तो ये हमारे पास v² आ गया, और रूट मीन्स के स्पीड जो है वो हमारे पास बन जाएगी स्क्वायर रूट लेके, ये रूट मीन्स की स्पीड आ गई। अगर दो डिफरेंट आप मैसेज के लिए, दो डिफरेंट गैसेस के लिए बात करोगे तो इधर हमारे पास v1 आ जाएगा, इधर m1 आ जाएगा। टेम्परेचर दोनों का सेम रखा हुआ है, और इधर v2 आ गया, 3kT टेम्परेचर चूँकि सेम है तो टेम्परेचर के साथ 2 या 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम इनकी रेशो ले लें तो v1/v2 रेशो विल बी इक्वल टू m2/m1 स्क्वायर रूट रेशो। तो ये हमारे पास फिर क्या करेक्ट आंसर बनता है कि जो रेशो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स की, इट इज़ इनवर्स रेशो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मैसेज। तो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बेटा। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन कह लें या 1 डिग्री सेंटीग्रेड कह लें, ये दोनों ही ठीक हैं, ए भी ठीक है सी भी ठीक है। तो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बेटा। If a molar specific heat at constant pressure of a gas is 100 joule per mole per Kelvin, ये constant pressure पे जो molar specific heat है वो हमें दे दी है 100 joule per mole per Kelvin। ठीक है। What will be the molar specific heat at constant volume? CV निकालनी है बेटा। इसके लिए हमें गैस कांस्टेंट की वैल्यू का पता होना चाहिए, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। और Cp माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, और यहाँ से अगर हम Cv को उधर ले जाएं और R को इधर लें तो Cp माइनस R हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करें, Cp हमारे पास है 100 है और ये 8.314 है, ये सॉल्व करेंगे तो 91.686 जूल पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर बेटा डेल्टा बनता है। ए सिस्टम अब्जॉर्ब्स 100 जूल ऑफ हीट एट ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है 273.16 केल्विन, और इस टेम्परेचर पे जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है वो है 100 जूल। अब कहा जाए देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर, टेम्परेचर बताएं जिस पे कितनी हीट अब्जॉर्ब हो रही है 1 जूल। तो बेटा हमने ये फार्मूला पढ़ा था ट्रिपल पॉइंट थर्मोडायनामिक स्केल वाला जो टॉपिक है, उसमें Q/Q3 इज इक्वल टू T/T3।
तो यहाँ से हमारे पास जो है वो t की वैल्यू क्या आ रहेगी, Q/Q3 इंटू T3। तो Q की वैल्यू हमारे पास 1 है, Q3 100 है और ये हमारे पास 273.16 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.7316 केल्विन बन जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर बेटा डेल्टा बनता है। तो बेटा ये था आज का टेस्ट जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।